चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 1 का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये टैब का और वॉल पेन का इशू चल रहा है, तो यहाँ पे वरना गुजारा करेंगे। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं चैप्टर 1 है क्या। बेटा हमने पहले ये चीज़ देखी, कल हमने आप इस चीज़ को देखा कि चैप्टर 1 और 2 का जो वेटेज है वो 25 नंबर का है। तो इसमें से 10 नंबर या 11 नंबर या 12 नंबर तक का वेटेज जो है वो चैप्टर 1 का है, मैनेजमेंट कंसेप्ट। अब अगर हम इस पूरे चैप्टर में बात करें तो 3 चीजों के ऊपर बात की गई है। एक मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई है, जो कि सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव बात की गई है। थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की गई है और थोड़ी सी ही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात की गई है। इस पूरे चैप्टर की 3 कैटेगरीज हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर 1, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो BMBS है ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक सीक्वेंस में है सारी, मतलब लॉजिकली कनेक्टेड है कि एक बिजनेस जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और एंड तक ले जाते हैं, हाईएस्ट लेवल सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? साथ उसको ऑनर सर। ऑनर्स होते हैं। शाबाश। हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे ऊपर उसका ऑनर होगा, ऑनर के नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे मतलब जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स या इंप्लॉइज होते हैं। डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ये यहां पर होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है। 3 पार्ट बनते हैं, ऑनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज। अब मुझे ये बताएं कि आपने लॉ पढ़ा हुआ है साथ? इस समय नहीं पढ़ा, मैं अभी स्किप किया। अच्छा, आपने स्किप किया। खैर, करने वाली अटेम्प्ट नहीं है, चलें फिर भी। कंपनी, एक कोई भी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है, किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी है, तो उसके जो ऑनर होते हैं वो सेपरेट होते हैं कंपनी से। कंपनी को बनाने वाले, बिजनेस बनाने वाले होते हैं हमेशा मालकान, ऑनर, जो पैसा लगाते हैं, लेकिन कंपनी चला नहीं रहे होते वो, कंपनी रन कर रही होती है मैनेजमेंट, और कंपनी का काम जो कर रहे होते हैं वो वर्कर होते हैं। 3 मुख्तलिफ लेवल होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑनर जो कैपिटल दे रहे होते हैं, मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही होती है, वर्कर्स जो वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक बेटा? जी सर। ओके। अब हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज के ऊपर हम सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। वजह क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? साथ, एक कमर्शियल यस सर। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बेटा प्रॉफिट अर्न करना, और क्या हो सकता है? यस सर। तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब मैंने आपको बताया कि जो ऑनर होते हैं वो जरूरी नहीं कि कैपेबल हो या टेक्निकल हो। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक ऑनर है, उसका नाम है साद। माशाल्लाह खानदानी खाता पीता बंदा है, इसके पास इस टाइम कम अज कम कोई 50 लाख रुपया जो है ना वो एक्स्ट्रा पड़ा है। मिलीनियर बंदा है भाई। ये कहता है कि यार देखो ये पैसा पड़ा है, मैं क्यों ना इसको कहीं पे लगा के काम शुरू करूं और इससे मुझे प्रॉफिट आए। ऐसे ही पड़ा पड़ा फारिग ही हो रहा है, तो कम से कम इसके ऊपर कुछ अर्निंग आती रहे। ठीक बात कर रहा हूँ साथ? लॉजिकल है? यस सर। ओके। आप भागे भागे गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर, आपको पता चला कि जी बिजनेस से रिलेटेड मामलात जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म सबसे बेहतरीन गाइड करती है। बात भी ठीक है। लिहाजा आपने इधर उधर ढूंढी, कोई एक फर्म ढूंढी जो कि आप चले गए उस फर्म के अंदर। से एग्जाम्पल के तौर पे मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, मैं बैठा हूं। आप कमरे में दाखिल हुए, ऑफिस में इंटर हुए, मैंने देखा नया क्लाइंट आ गया, मैंने रोला डाल दिया कि भाई बाहरों फूल बरसाओ, क्लाइंट आया है। आप आ गए, आपको बिठाया, चाय शाय पिलाई, हमने पूछा जी साद भाई क्या प्रॉब्लम है? साद ने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा है, मैं इसको कहीं पे लगा के प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। हमने कहा सर कोई मसला ही नहीं है, आप कंपनी बनाएं और काम करें। साद कहता है कि भाई मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ पैसा है, मेरे पास स्किल नहीं है कोई। बात लॉजिकल है साद?
सर। ओके, साथ कहते हैं जी मेरे पास सिर्फ पैसा है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं कंपनी कैसे चलाऊंगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हम बैठे हैं, मैं कहूंगा कि सर आप क्यों प्रॉब्लम ले रहे हैं? आज का दौर ही सिर्फ पैसे का है। हम आपसे कंपनी बनवा इसलिए रहे हैं कि आपका काम कंपनी चलाना है ही नहीं, हम कंपनी चलाने के लिए लोग रखेंगे जो आपको पैसा कमा के देंगे। साथ कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा कि जी सर ऐसा हो जाता है, आप एक कंपनी बनाएं, आप पैसा लगाएं, उसमें लोग रखें, वो काम करेंगे। साथ कहते हैं मैं कौन सी कंपनी बनाऊं, मुझे मशवरा दो। मैंने कहा कि देखो आजकल के दौर के अंदर आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रही है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये कंपनी बनाएं। साथ कहता है अच्छी बात है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाएगा? हम कहेंगे इस तरह 2-4 मैनेजर रखने पड़ेंगे, कुछ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, कुछ सेटअप सिस्टम लेने पड़ेंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो कम से कम आपका 40 लाख रुपया लग जाएगा, उसमें 2 लाख मेरी फीस है। तो उसके बाद हमने जनाब जी थोड़ा सा साद को क्लाइंट पक्का करने के लिए सब्ज बाग भी दिखाए, बड़ी लंबी चौड़ी बातें की उसको। बेटा ये कहानी समझनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी समझनी है, ये एंड तक चलेगी। इसमें सारे स्टेप जो हैं ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अब जाहिर बात है जिसने बिजनेस मैनेजमेंट लिखी है कोई फरिश्ता तो नहीं था, कोई आसमानी किताब तो है नहीं, इस दुनिया की किताब है, तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही सारे एक्सपीरियंस लिए होते हैं। अच्छा, मैंने साद को कहा सर मेरी 2 लाख रुपए फीस होगी, हम आपका बिजनेस रजिस्टर कराते हैं। साद कहता है जी ठीक है काम शुरू करो। साद ने अपना मुझे जनाब जी पैसा दिया, मैंने एक कंपनी बनाई, उसका बैंक अकाउंट खोला और उसके अंदर 50 लाख जमा करा दिया, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब साद मेरे सामने बैठा है, हाँ सर जी कहाँ पहुंचा हमारा बिजनेस? हमने कहा सर अभी तो रजिस्टर हुआ है, जस्ट काम तो अभी शुरू नहीं हुआ। साद कहते हैं कि भाई अब क्या करना है, काम किसने करना है, मुझे तो नहीं आता। हम कहेंगे सर ऐसा नहीं होता, अब आप कंपनी के ऑनर बन चुके हैं, आप जाएं और ऐसे बंदे ढूंढ के लाएं जो इस फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग हों, हम उनको सैलरी पे रखेंगे, हम उनको तनख्वाह देंगे। साध निकलता है मार्केट में, 2-4 जानने वाले थे उनसे बात करता है और उनको लेके आता है। वो लोग कहते हैं आके कि सर देखें हम वर्कर नहीं हैं, हम मैनेजर्स हैं, हम हाई लेवल के लोग हैं, हम लोग आपके लोगों को सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उनसे काम निकलवा सकते हैं, हम प्रैक्टिकली खुद काम नहीं करेंगे। साध हमें कहता है कि यार ये अब क्या बोल रहे हैं भाई, मुझे समझाओ। हम कहते हैं सर देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह अफसर लोग होते हैं ना, ये अफसर लोग हैं, इनका काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना है और ये आपको प्रॉफिट कमा के देगी, ये इनकी जिम्मेदारी है। बस जैसे जैसे ये कहते जाते हैं आप उनकी बात मानते जाएं। वजह क्योंकि फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग लिए। तो सबसे पहले मेरे पास आया था साद ऑनर, फिर साद लेके आया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आ गई हमारे पास, साद ले आया, 5 बंदे थे, ये जी हमारे मैनेजमेंट है, इन्होंने काम करना है। अब मैनेजमेंट हमारे सामने बैठी है जी, हम कैसे काम करें? हमने कहा कि देखो आप मैनेजमेंट हो तो भैया अब आपको काम करने के लिए लोग रखने पड़ेंगे। तो मैनेजर कहता है सर ओनर को कहें वो लाए, हम क्यों लाए? हमने कहा कि भाई इस फील्ड के एक्सपर्ट आप हो, वर्कर अच्छे आप ढूंढोगे या ओनर ढूंढेगा? तब उनको बात समझ गए। फिर मैनेजमेंट लेके आएगी वर्कर्स या एम्प्लॉयज। अब ऑनर का काम सिर्फ इतना है कि उसने शुरू में ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी इंडस्ट्री बनानी है और मैनेजमेंट को हायर करना है। इसके अलावा ओनर का काम कहीं पे नहीं होगा। क्लियर है, लॉजिकल है साथ? यस सर। ओके, तो इसने इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है और मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है ओनर ने। बाकी इसके अलावा कोई इसका काम है कि ये बैठ के आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर समझे, उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दे? नो। नहीं है, शाबाश। ये बातें पक्का रहिएगा इन बातों पे, आप खुद आगे चल के मुकर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो लिहाजा ऑनर का सिर्फ इतना काम है। दूसरे नंबर पे आते हैं मैनेजर, इनका सबसे एक्सटेंसिव काम है। इनका ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनाना क्या मैनेजमेंट का काम नहीं है? कि किस लोग को कितना काम देना है, कौन से वर्कर कहां पे रखने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर रखने हैं, ये मैनेजमेंट ही करना है ना। एम्प्लॉयज को हैंडल करना भी तो मैनेजमेंट का काम है, ऐसी बात है ना। जी। उनको ट्रेन करना, डेवलप करना, उनसे काम निकलवाना। इसी तरह बाहर के इन्वायरमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डील करना भी तो मैनेजमेंट का काम है। ऐसा ही है। ऐसा ही है, अगर कोई जो है किसी कंपनी को एक नोटिस भेजती है गवर्नमेंट, तो भैया मसला कंपनी को होता है, ऑनर को नहीं होता। ऑनर सेपरेट हो जाता है, बस उसका काम पैसा लगाया, जान छोड़ गई, खत्म। तो टेंशन मैनेजमेंट को होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का काम सबसे एक्सटेंसिव है।
इसमें हम थोड़ा सा ऑनर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम सिर्फ ऑनर्स को पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट को पढ़ाना टॉप लेवल से, कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसे बनाना है, फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज कैसे रखने हैं, फिर एम्प्लॉयज का कल्चर कैसे डेवलप करना है, उनको चेंज कैसे कर सकते हैं आपने, फिर उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनको लीडरशिप देना, उनके दरमियान कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक, मतलब एक बेसिक लेवल तक हम मैनेजमेंट को 10वें चैप्टर तक पढ़ाएंगे। वर्कर और एम्प्लॉयज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारी ये कंसर्न नहीं है कि वर्कर और एम्प्लॉयज को क्या पढ़ाना है, वो ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं और हम ले आते हैं। एक शख्स है जिसको काम आता है उसी को ही हम एम्प्लॉय रखेंगे ना भाई। जी जी। तो भैया पहला चैप्टर जो होगा वो ऑनर्स को पढ़ाने पे होगा, दूसरे चैप्टर से 10वें चैप्टर तक हम मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे। ऊपर से शुरू करेंगे, मतलब एक्सटर्नल चीजें उसको समझाएंगे दूसरे चैप्टर में कि भाई ये हालात होते हैं, ऐसी चीजें हैं, क्या क्या देखना है आपने, कौन से कंपेटिटिव फैक्टर देखने हैं आपने, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखने हैं, क्यों देखने हैं आपको, कौन कौन से लीगल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर हम उसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर समझाएंगे। तीसरे चैप्टर में हम कहेंगे कि हाँ अब आप इसका एक ढांचा बनाएं कि आपने कौन से लोगों से क्या काम निकलवाना है, उनकी अथॉरिटीज डिफाइन करें, उनकी हायरार्की डिफाइन करें, उनकी जॉब सिक्योरिटीज डिफाइन करें, सारा कुछ। फिर हम जब क्या कहते हैं चौथे चैप्टर पे मूव करेंगे तो फिर हम कल्चर की बात करेंगे कि जब तक तमाम लोग एक सेट पैटर्न पे काम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो सकता। वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा एक, जिसपे सारे लोग एक पैटर्न पे काम करें बैठ के। फिर हम मजीद उनके बिहेवियर के ऊपर बात करते जाएंगे और एट द एंड 10 चैप्टर तक जाएंगे। तो अब आपको समझ आई कि पूरे 11 चैप्टर कैसे लिंक है आपस में। यस सर, आ गया। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप बना लेते हैं कि जी पहले 2 चैप्टर छोड़ दो, हम तीसरे स्टार्ट करते हैं, एक ये ग्रिड कर लेते हैं, एक ये ग्रिड, हमारे 80% पूरे हो गए, पेपर पास है माशाल्लाह, फिर हम पोस्ट रिजल्ट में बैठे होते हैं। तो बेटा 2-3 फैक्टर हैं तरतीब में चलने के बीएमबीएस के अंदर। पहली बात, सब लिंक है। एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आते हैं। अब मैं तीसरा चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ रेगुलर बैच में, तो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर उनका साथ साथ रिवाइज होता जा रहा है। ऐसे ही उनसे पूछ लेता हूँ, बीच में एम्प्लॉयमेंट की बात आई तो वो दूसरे चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। इस तरह स्टेक होल्डर की बात आती है तो वो पहले चैप्टर में से निकल आते हैं, शेयर होल्डर। तो सब इंटरलिंक है, आप बगैर पढ़े समझ नहीं सकते काफी सारी चीजें। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि बेटा हमारे जहन में आखिर तक एक बात रह जाती है कि एक बहुत बड़ा जिन अभी पड़ा है पीछे, 25 नंबर का पोर्शन पड़ा हुआ है। जी। तो इस जिन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पहले 25 नंबर पक्के किए जाए ताकि हमारे जहन से ये डिप्रेशन खत्म हो जाए। ओके, अब मुझे आप बताएं कि मैंने ऑनर्स को कितना सिर्फ पढ़ाएंगे। एक, हमने इंडस्ट्री के बारे में, ताकि उसे पता हो कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और दूसरा, ज्यादा उसको पढ़ाना है मैनेजमेंट के बारे में कि उसका पैसा जो है वो मैनेजमेंट पे ही लग रहा है ना सारा। तो अब हम जरा जी चेक करते हैं कि पहले चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। तो इसके अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। 2 टॉपिक हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो जनरल हैं। 3 टॉपिक हैं ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसके 3 हिस्से हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये तकरीबन 6 लाइन की है, ये भी तकरीबन 7-8 लाइन की है, और ये भी तकरीबन 7-8 लाइन की है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 10 प्रिंसिपल है, बमुश्किल 13 लाइंस बनती हैं उसकी। थ्योरी जी जो है ये तकरीबन 8 लाइंस की है। इधर आते हैं, मैनेजमेंट सर्विस 4 पॉइंट्स हैं इसके, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट साइंटिफिक अप्रोच। बेटा ये टॉपिक जो है ये हम अभी छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, जिसमें क्यूआर, ऑपरेशन रिसर्च थ्योरीज आती हैं। ये टोटल रट्टा है, इलॉजिकल सी चीजें हैं, और ये एट द एंड आपके जहन में खटकती रहती हैं और इसमें से सवाल नहीं आता, बहुत कम है। मतलब जब से भी ये बीएम आई है, अभी मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन उस बार टेस्ट हुए हैं, तो इसको हम एट द एंड एक नजर देख लेंगे। ये टोटल रट्टा है, कोई लॉजिक नहीं समझ आएगा, सेंस नहीं समझ आएगा। उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, जो खास तौर पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं, उनके रिलेटेड ये चीजें, ये अभी हम स्किप करेंगे। मैनेजमेंट की स्किल बात करें तो बेटा इसके अंदर 3 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, कम्युनिकेशन की, मेंटोरिंग, कोचिंग वगैरह की, बस बाकी सारी ऐसे जस्ट पढ़ने की हद तक है। टाइलर के 4 प्रिंसिपल ये 8 लाइंस के हैं, प्रिंसिपल 4 हैं, लेकिन इनको मैंने ब्रेकअप करके 8 पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है।
फ्योल के 14 प्रिंसिपल 14 लाइंस हैं, थ्योरी एक्स और जी ये तकरीबन 10 लाइंस की दोनों बनती है, एक्स और वाई। तो मैं बात करूं तो बेटा 100 लाइंस भी पूरी आपको पहले चैप्टर के अंदर याद नहीं करनी। हाँ, जो चीज बेटा करने की है वो क्या है, बीएमबीएस के अंदर जो चीज करने की है वो है थोड़ा सा आप अपना विजन ब्रॉड करें, अपनी कॉमन सेंस डेवलप करें, बस यही पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं को ही मोड़ तोड़ के हमने लिखना होता है। तो याद करने वाली पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ 100 लाइनें हैं, अभी हम पढ़ेंगे, आप देख लेना कुछ भी नहीं है। खैर, तो समझ आया कि हम पहले चैप्टर में पढ़ा किसको रहे हैं, पहली बात ये बताएं मुझे। ऑनर सर। ऑनर्स को, मैम और कौन से 2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको, जो उसमें एक मैनेजमेंट का और एक इंडस्ट्री का। जी इंडस्ट्री का, ये 2 टॉपिक हम सिर्फ ऑनर को पढ़ाएंगे पहले चैप्टर में, और पहला चैप्टर सिर्फ ऑनर का है, इसमें मैनेजमेंट को हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। चलें जी, मूव करते हैं पहले चैप्टर के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं खास तौर पे मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो 3 अभी तक मैं आपको चीजें बता देता हूं जो सिनोनियम यूज होंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और मैनेजमेंट के जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स। ये 3 थ्योरियां, ये 3 टॉपिक इस पहले चैप्टर के अंदर ऐसे हैं जो सिनोनियम है एक दूसरे के, मतलब कॉपी पेस्ट कह सकते हैं आप इनको, थोड़ी सी हेडिंग चेंज की है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है, वही छाप दी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आपने पहले बीएम अटेम्प्ट किया हुआ बेटा? नो सर, नहीं किया हुआ मतलब तो वो दोस्त वगैरह के साथ जब पढ़ता था तो मुझे तो साथ में थोड़ा बहुत पता है मुझे। पढ़ा हुआ है? जी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मैंने। ओके, 2 स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं बेटा। पहली बात यह है कि ये बैच होता है पोस्ट रिजल्ट का, ठीक है, इसके अंदर स्पीड जो है थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। अब अगर आपने हिम्मत बांध ही ली है और इस सब्जेक्ट को आप पिक करना चाहते हैं और इसको पास भी हो करना है, जाएगा, तो फिर आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। हो जाएगी। ठीक है, अब डबल एफर्ट से क्या मुराद है, मैं आपको एक रास्ता अपनी तरफ से दे देता हूं, बाकी क्या कहते हैं आपकी मर्जी है कि आप जैसे चलना चाहें। तो हमारा जो प्री रिजल्ट है वो बैच चल रहा है, रेगुलर बैच, उसके तकरीबन हमने तीसरा चैप्टर भी हाफ कर लिया है। तो सही ये है। होता है कि नॉर्मली जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको दोनों ग्रुप्स का लिंक होता है उनके पास, मतलब पोस्ट रिजल्ट बैच की रिकॉर्डिंग भी होती है उनके पास, प्री वाली भी होती है। तो खास तौर पे अच्छा वो ठीक है। स्टूडेंट जो 20-30 नंबर से नीचे फेल हुए हों, और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उनको डबल लेक्चर दिलवाता हूँ मैं हमेशा। मतलब क्या है कि जो लेक्चर आज हमने पढ़ना है वो रेगुलर बैच का आप रिकॉर्डिंग लेके आएंगे, फिर यहाँ पे हम पोस्ट रिजल्ट में वो पढ़ेंगे, मैं आपसे यहाँ से रिवाइज कराऊंगा, आपसे सुनूंगा, और फिर जो होगा हम उसका टेस्ट वगैरह किया करेंगे। तो इससे तैयारी पोस्ट रिजल्ट बैच में ज्यादा होती है। हाँ, आपकी एफर्ट बढ़ जाएगी, पेपर पास हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वो हमारा एक मशवरा है। खैर, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा जैसे भी चलना है। मैनेजमेंट की बात ठीक। करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट को लाने का? ऑनर जो था वो मैनेजमेंट को क्यों लेके आया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? सर जो उसने ऑनर ने जब कंपनी बनाई थी तो मैनेजमेंट ने जो वर्कर लेके आना था ना कंपनी में, मैनेजमेंट जो आपने साध ने कंपनी क्यों बनाई, 50 लाख क्यों खर्च किया? और उसके पास 50 लाख रुपए थे, उसने कोई कंपनी बनाई थी ना, काम शाम करना, तो उसके फालतू में पड़े थे पैसे। प्रॉफिट लेना मेन ऑब्जेक्ट था आपका कि नहीं? ऐसा था यस कि सर, नहीं? ठीक है, तो यस सर ऐसे ही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सिंगल ऑब्जेक्ट होता है और वो है प्रॉफिट लेना। अब मैनेजमेंट का भी यही ऑब्जेक्ट है। आप मैनेजमेंट के ऊपर 50 लाख लगा रहे हो, वो आपकी कोई फूफो की बेटे तो है नहीं। तो आपका सिर्फ एक कंसर्न है कि वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करके दें जो कि प्रॉफिट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, मैं आपसे कई बार ये पूछूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कहना है प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो लिहाजा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट जो है वो पीपल वगैरह लोग रिसोर्स अरेंज कर रही है, सारा स्ट्रक्चर उसने बनाना है। किस लिए कर रही है? एक स्पेसिफिक पर्पस अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग और कंट्रोलिंग विद रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट्स इट।
अब एक और बात ध्यान में रखें कि बेटा जहां पे वर्ड प्रोसेस आ जाए तो उसका मतलब होता है उसके स्टेप्स होते हैं। कहीं पे भी वर्ड है, किसी भी बुक में है, किसी दुनिया की चीज में आ जाएगा, अगर कहीं पे वर्ड प्रोसेस आता है तो उसके स्टेप्स मस्ट होंगे। तो अगर मैनेजमेंट प्रोसेस है तो उसके स्टेप होने चाहिए। अब ये जो स्टेप्स है मैनेजमेंट के, यही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पेक्ट है। ये 3 डिफरेंट साइंसदानों ने डिफरेंट हेडिंग्स के साथ यही चीजें कॉपी पेस्ट की हैं। तो मैनेजमेंट का पहला काम क्या होता है? प्लान करना। पहला स्टेप क्या है? चीजें प्लान करना, जिसको हम कहते हैं कि भैया जी वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी कि भाई हमने ये काम ऐसे ऐसे तरीके से करना है, ये लोग ये काम करेंगे और एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, मतलब पहले प्लान किया, फिर लोग लेके आए और उनको बिठा दिया। तीसरे नंबर पे उनका स्टेप क्या है? डायरेक्ट करना। अब इंप्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देनी है, उनको डायरेक्शन देनी है कि आपने कौन सा काम करना है, कैसे करना और कहां तक करना। फिर कोऑर्डिनेट करना, मतलब मुख्तलिफ इंप्लॉइज का आपस में लिंक पैदा करना। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सेल डिपार्टमेंट है और अकाउंट डिपार्टमेंट है, क्या दोनों डिपार्टमेंट आपस में लिंक है? इन दोनों का आपस में लेना देना है? नहीं सर। क्यों नहीं है बेटा? अगर सेल वाला एक एंट्री करता है, एक सेल करता है, तो अकाउंट्स वाला एंट्री पास नहीं करेगा उसकी? यस सर, यस सर। करेगा। दोनों डिपार्टमेंट इंटरलिंक है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट है, तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो शर्ट्स बनाती है। अब और मैनेजमेंट ने सबसे पहले प्लान किया कि कोई भी एक टास्क जो होगा, एक कमीज जो होगी उसको 4 लोग बनाएंगे। एक बंदा स्टिचिंग करेगा, एक बंदा कॉलर बनाएगा, एक बंदा पॉकेट्स बनाएगा और एक बंदा प्रेस करेगा। ठीक है, यस सर। ये पहले सबसे पहले प्लान किया। अब प्लान करने के बाद वर्कर को लेके आई और उनको पोजीशन पे बिठा दिया कि भाई इस बंदे ने ये काम करना है। अब उनको डायरेक्ट किया कि हाँ भाई आपने कैसे बनाना है, आपने कैसे बनाना है, आपने कैसे बनाना है, आपने कैसे बनाना है। फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जिसने कॉलर बनाए हैं वो आगे स्टिचिंग वाले को भेजेगा, उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपस में। तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कराएगी और एट द एंड कंट्रोल करेगी। उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है कि क्या लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। स्टेप्स कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। पढ़ें इसको जरा, समझ आते हैं ये चारे, फिर आगे मूव करते हैं। यस सर, हो गया। ओके, अगला टॉपिक है मैनेजमेंट लेवल का। हम बात करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का। नाम सुना हुआ होगा, किसी एक फर्म का नाम बताएं। डिलाइट। डिलाइट कर लेते हैं। इसके अंदर हायरार्की क्या होगी? सबसे ऊपर पार्टनर होते हैं जो कि ऑनर होते हैं, ऐसा। यस सर। उनके नीचे सीनियर मैनेजर होते हैं जो कि आप कह सकते हैं डायरेक्टर भी बाजुकात कहलाते हैं। डायरेक्टर अकाउंट, डायरेक्टर टैक्सेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, ऐसे हो गया। जी। इनके नीचे मैनेजर होते हैं, इनके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, इनके नीचे सीनियर होते हैं, इनके नीचे सेमी सीनियर होते हैं और इनके नीचे जूनियर होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? हो गया। अब यहां पे 3 लेवल बनते हैं, डायरेक्टर और मैनेजर, या डायरेक्टर जो है ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट कहलाती है, ऐसा। जी ऐसा ही है। ये मैनेजर तो जो होते हैं दरमियान वाले, ये मिडल लेवल की मैनेजमेंट होती है। मतलब इनका काम ये होता है कि सुपरवाइजर को डायरेक्ट करना, ऊपर से इंफॉर्मेशन लेना और नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर भेजना, ऐसा। जी। ये जो है सुपरवाइजर, सीनियर, सेमी सीनियर, जूनियर एम्प्लॉइज वगैरह, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। आपको पता है कि जो आर्मी होती है उसके अंदर जो पहला दस्ता होता है उसको फर्स्ट लाइन, पता नहीं कॉप्स कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जो आर्मी एक्चुअली लड़ रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, जी जी। ये वर्कर होते हैं। तो लिहाजा टॉप मैनेजर, वो टॉप लेवल वो होते हैं जिसमें डायरेक्टर आते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स आते हैं और वो चीजें आती हैं।
मिडिल लेवल क्या होते हैं? ये वो मैनेजर होते हैं जो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ और फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ। और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है ये वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज में मुश्तमिल होते हैं, इसमें सुपरवाइजर वगैरह आते हैं जो डायरेक्टली वर्क को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। 3 लेवल मैनेजमेंट के क्लियर हुए? ये जरा तीनों लेवल और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, क्लियर हैं कि नहीं है? कोई क्वेश्चन है में पूछा? ओके सर। ओके, अगला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। ये हमने नहीं पढ़ना, इसको स्किप करते हैं, कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। मैनेजमेंट स्किल के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं ऑनर्स को। तो आप उन्हें बता रहे हैं कि देखो आप मैनेजर लेने जा रहे हो तो भैया कुछ ख्याल कर लो। मुझे बताएं कि एक अच्छे आदमी की क्या खसूसियात हो सकती है, कोई एग्जांपल के तौर पे बताएं साथ। वो एक कंपनी का मतलब एक मैनेजर है, तो वो उसको जो कोई अच्छा आदमी, कोई भी मैनेज जनरल हमारी लाइफ में कोई भी अच्छा आदमी। सर उसका क्या एग्जांपल दूं मैं अब, मतलब उसका एग्जाम्पल नहीं, वर्क के कोई लिहाज से। क्वालिटीज बताएं, क्वालिटीज। कोई एक शख्स अच्छा कैसे हो सकता है? हम एक नॉर्मल आदमी है, आपका कोई दोस्त है, आप किसी दोस्त को अच्छा दोस्त कब कहेंगे? वो जो अपना स्टडी है वो हर वक्त टाइम पे करता है, मतलब। ठीक है, स्टडी टाइम पे करता है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता, बड़ों की इज्जत करता जी है, इबादत करता है, क्या कहते हैं, काम में वो मेहनत करता है, नियत का साफ है, सच्चा दिल शख्स है, मुश्किल में काम आता है, तो ये एक अच्छे शख्स की खूबियां है ना। जी सर। तो लिहाजा हमारी जिंदगी में क्या कोशिश होती है कि क्या हम बुरे लोगों के साथ राब्ते में रहें या अच्छे लोगों के साथ राब्ते में रहें? नो, नो सर। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त, अपना अहबाब जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमारा टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, कीमत है इसकी। हम जिन लोगों पे वो खर्च करना चाहते हैं, हम देखते हैं उनको कि वो कैसे लोग हैं और अच्छे लोगों पे खर्च करने की कोशिश करते हैं। सेम इस तरह आप ऑनर को कहेंगे देखो भाई आप मैनेजर लेके आओ तो वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ऑनर कहेगा आप ये क्या बला है? हम कहेंगे देखो जो आप मैनेजर लेके आए उनके अंदर कुछ स्किल्स आप पहले टेस्ट कर लेना। ऐसा ना हो कि अनाड़ी बंदों को आप पैसा देके और क्या कहते हैं अपना कटा हराम करा दें, जिस तरह अनाड़ी कसाई ईद के ऊपर मिल जाते हैं। तो लिहाजा वो स्किलफुल होने चाहिए। वो कहता है अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस फील्ड के बंदे हो, मुझे कुछ स्किल्स बता दो जो मैं उनके अंदर देख के और फिर उनको लेके आऊं। फिर हमने उनको एक लिस्ट दी कि अच्छी मैनेजमेंट की ये स्किल्स होती हैं। पहली स्किल क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप से क्या मुराद है बेटा? ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, कि लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे काम निकलवाना। अब एक बात और ध्यान में रखें कि बिजनेस के अंदर इंसानियत, हमदर्दी, खुदाई खिदमत, फलाह बहबूद, इन चीजों का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिजनेस फुली तौर पे मटीरियलिस्टिक है। आप टैक्स पढ़ेंगे ना? आपने टैक्स पढ़ा? नहीं सर, अभी। नहीं पढ़ा। आप जब टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कर्ज हसना नाम की चीज मौजूद नहीं है। अगर आप किसी को कर्ज देते हो ना, टैक्स वाला पूछता है कि भाई ये पैसे क्यों दिए इस शख्स को, आप कहेंगे कर्ज दिया है, तो टैक्स वाला कहेगा पक्की बात है आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। आप कहते हैं नहीं सर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैंने अल्लाह के नाम पे दिया है, मैंने उसके ऊपर एहसान किया है। टैक्स कहेगा कि ना पुत्र, ऐसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। तुम इंटरेस्ट लो या ना लो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुम इंटरेस्ट ले रहे हो और मुझे उसके ऊपर टैक्स दो। ठीक हो गया? ये टैक्स में आप जाके पढ़ेंगे। तो इसी तरह लीडरशिप बिजनेस के अंदर बेटा इंसानियत नाम की कोई गुंजाइश नहीं कि आपको वर्कर का ख्याल है आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। आपको लॉ कहेगा कि उनकी सेहत का ख्याल रखें तो आप रखेंगे, नहीं तो आपने नहीं रखना। तो लिहाजा लीडरशिप बेटा एक ऐसी चीज है जिसको मैं आसान लफ्जों में कहता हूं कि ड्रग की बत्ती के पीछे लगा के किसी शख्स से काम नहीं करवाना। मतलब क्या है, किसी को इन्फ्लुएंस करो, उसको मोटिवेट करो, उसके गुजबम खड़े करो, उसे कहो कि भाई तू अगर 10 साल में ये काम इस तरह कर देता है, इतनी एफिशिएंसी शो करा देता है, तो अगला मैनेजर तू है। अगला बंदा लग गया ट्रक की बत्ती के पीछे। किसने देखे हैं 10 साल? आज का काम ही निकलवाना है ना, आज का काम निकल जाएगा, खत्म हो गई। तो मैनेजमेंट ने अगर आज का काम निकलवा लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना भाई। जी सर। अब एम्प्लॉय मरता है जीता है उसका इससे कोई कंसर्न नहीं। तो लिहाजा लीडरशिप का मतलब है किसी शख्स को इन्फ्लुएंस करके उससे अपना काम निकलवा लेना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। दूसरी स्किल बेटा होनी चाहिए उनके अंदर, हम कहेंगे उनको कि टाइम मैनेजमेंट, कि वो लोग टाइम वेस्ट ना करें। उनको पता होना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं और उनको ये पता हो कि टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, लूप होल क्या है। और फिर
क्या कहते हैं, उनको हैंडल करने की भी सिचुएशन आनी चाहिए। इस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़ाहिर बात है वर्क सिचुएशन के अंदर लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर एक मैनेजर स्ट्रेस में चला जाएगा तो क्या काम करेगा? तो लिहाज़ा उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि अगर वो परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है तो वो खुद उसको हैंडल कर सके। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि वो भाई खुद नए-नए आइडिया सोचे। डिसीजन लेना मैनेजमेंट का ही काम है ना? ऐसी बात है ना? जी सर। अब ज़ाहिर सी बात है ओनर को नहीं पता कि मार्केट के अंदर आईटी की कौन-कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, लेकिन मैनेजर को तो पता है, वो इस फील्ड का बंदा है। ऐसी बात है। यस सर। तो लिहाजा उसको इनोवेटिव होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। एक ऐसा शख्स जो बोल ही नहीं सकता, एम्प्लॉइज़ को क्या हैंडल करेगा? एम्प्लॉइज़ को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? उसकी 4 लोगों के सामने बातें करते हुए टाँगें काँपती हैं, क्या वो लीडर बन सकता है? नो। हाँ, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। इस तरह इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल भी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों करती है मैनेजमेंट? एक बात मुझे बताएँ, आप सर जब छोटे थे, जब आप पढ़ने जाते थे, आपके अब्बू आपकी जासूसी करते होते थे कि नहीं? आपके कॉलेज से जाके पूछना, स्कूल से पूछना, आया स्कूल, नहीं आया, क्या नंबर चल रहे हैं, ऐसा था? यस सर। आपके अब्बू क्यों पूछ रहे होते थे? ऐसे उनको ही ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती थी? ताकि वो इंफॉर्मेशन। ताकि इसलिए कि अगर कहीं पे आप जो हैं, कहीं आपके अंदर कमी है तो उसको सुधारा जाए, टाइमली डिसीजन ले जाए, इससे पहले कि आप बिगड़ जाएँ और बाद में पता चले। यस सर, ऐसे ही है। ऐसा है ना? आपको उनको पता चल जाएगा कि अगर आप अपने रूट से हट रहे हो, तो आपको डंडे-सोंटे के ज़ोर पे दोबारा रूट पे लाया जाए, ऐसा है? जी। तो मैनेजमेंट को भी ज़ाहिर-सी बात है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब तक एक मैनेजमेंट को पता नहीं चलेगा कि उनकी प्रोडक्ट कामयाब है या नाकाम है, तो क्या वो उसके ऊपर कोई फैसला ले पाएँगे? तो सर। एक प्रोडक्ट है वो नाकाम है, फेल्ड है, लेकिन मैनेजमेंट को इस बात का पता ही नहीं है, तो क्या वो उसे इम्प्रूव कर सकती है? नहीं सर। तो लिहाज़ा मैनेजमेंट का क्योंकि काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का वही है जो ऑर्गेनाइजेशन का है। वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन क्या करना। है? डिसीजन करना। डिसीजन करना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इस तरह निगोशिएशन है। ज़ाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होती हैं, लेबर यूनियन स्ट्राइक्स भी करती है, तो उसको निगोशिएशन भी करनी आनी चाहिए। ये भी एक स्किल है। निगोशिएशन का मतलब होता है कुछ लो कुछ दो जान छुड़ाओ। कोचिंग और जी। मेंटोरिंग, ज़ाहिर बात है जो आपके वर्कर हैं उनको आप कंटिन्यूअस डेवलप करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे ना। काम तो जी। वर्कर्स ने करना है ना, आप तो सिर्फ डिसीजन ले रहे हो। जी। अगर वर्कर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, मतलब पुराने ज़माने के थे सारे फाइलों वाले, उनको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता और आज हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर चला रही है। तो बगैर कंप्यूटर के आप कामयाब हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। तो आपको अपने वर्कर नहीं को सर। ट्रेन करना पड़ेगा, उनको कोचिंग देनी पड़ेगी, उनको मेंटोरिंग देनी पड़ेगी। तो भैया ये स्किल, तो हमने ओनर को बताया कि आप जिस भी शख्स को लाएँगे एज़ अ मैनेजर उसके अंदर ये 8 स्किल चेक कर लेना है कि नहीं है। ठीक हो गया? अब ज़रा ये पढ़ें स्किल, समझ आती हैं? 8 स्किल्स। हो गया सर। हो गया, शाबाश। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ऐसे, जी सर। जी सर। मैनेजमेंट प्रोसेस, ऐसे, जी। जी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे, मैनेजमेंट स्किल। और मैनेजमेंट स्किल। तो इसमें से कम 60% आपके ज़हन में मौजूद है इस टाइम? यस सर, याद है ज़हन में मेरे। याद है, तो ये इंशाल्लाह एट द एंड ऐसे ही रहेगा, सारा क्लास में याद हो जाएगा। अब थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में देखते हैं, उसने बताया लीडरशिप क्या है? इज़ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू अटेन कॉमन गोल, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? यस सर। गाइडलाइन देना, उनको डायरेक्शन वगैरह देना, उनके नॉलेज का बेहतर यूज़ करना, उनको डेवलप करना, ये लीडरशिप का हिस्सा है। टाइम मैनेजर जी से सर। क्या मुराद है? सिंपल सी बात है कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो जो काम है वो टाइम के ऊपर करें। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि कौन-कौन से लूप होल हैं, जिनको हम बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब? कि ऐसी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। टाइम वेस्ट जी करने सर। वाली कौन-कौन सी हरकतें मैनेजमेंट करती है? प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सोचना। ऐवें ही बैठ के हवा में वो बातें करते रहना, करना कुछ नहीं, यस सर। टाइम ही वेस्ट हो रहा है। इनइफेक्टिव डेलीगेशन, ये सारा काम ही अपने सर पे लिया हुआ है, नीचे जूनियर वेले बैठे हैं। भाई उनको दो, टाइम पे खत्म करो, ऐसा है? डेलीगेट करो।
जी सर। मिसमैनेजिंग पेपर वर्क, ये भी एक मसला है कि आपने प्रॉपर फाइल्स ही मेंटेन नहीं की हुई। आपको एक कागज निकालना है तो आधा घंटा लग जाता है ढूंढने में। अगर प्रॉपर आपने फाइल्स मेंटेन की हो तो आपको पता होगा ना कौन सी फाइल में कौन सा कागज पड़ा है, डायरेक्ट वहीं पे जाएं, 2 मिनट लगेंगे निकाल लें डॉक्यूमेंट। ऐसा है। जी। अटेंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग अननेसेसरी मीटिंग, क्या आप फीते काटते रहें, फजूल सी मीटिंग में जाते रहें, खुशामदियों की मीटिंग में जाके अटेंड करें और काम वाले हफ्ते ही ना कर रहे हो तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। और इस जी तरह सर। फेलिंग टू सेट प्रायोरिटीज, आप अपनी प्रायोरिटीज ही ना सेट कर पाए कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही करना है। आसान काम हो जाए, मुश्किल काम के वक्त आपके पास टाइम ही ना हो। तो जी ये सर। वो गलतियां हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से मुराद वो गलतियां जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट स्किल के अंदर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे टाइम जो है वो वेस्ट होता है और हमने उनको कैसे हैंडल करना है। तो वो कहते हैं कि भाई कैसे हैंडल किया जा सकता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल टेक्निक्स। अब ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं बताता जाऊंगा आपको कि कौन कौन सी स्किल, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं सबसे ठीक पहले है सर। आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर लें कि की टास्क कौन से हैं, कौन से, इन्हीं को ही आप उल्टा करके लिख देंगे ना तो आपका वो बन जाएंगी, टेक्निक्स बन जाएंगी। अगर नहीं तो ये रट्टा मार लें, ज्यादा अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि भैया जी अपने प्लान वगैरह को मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कि कहीं आप अपने प्लान से हट तो नहीं रहे, अपनी खुद की परफॉर्मेंस मैयर करो। इसी तरह शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोग सिलेक्ट करो, प्रॉपर डेलीगेशन करो ताकि सारा काम आपके ऊपर ना पड़े। इस तरह अपने आप को भी टाइम दो, थोड़ा बैठ के सोचो, चेकलिस्ट वगैरह यूज करो ताकि आप टाइमली आपको पता चल जाए कौन कौन सा काम हो गया, कौन सा रह गया। और इस तरह कंट्रोल इंटरप्शन के काम के दौरान जो आपको इंटरप्शन वगैरह होती है, मतलब क्या है, आप बैठे हैं, टिन 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 फोन बजा, आपका 5 मिनट दिमाग हट गया, फोन शोन साइलेंट पे रखाओ। अब ओपन डोर टाइम रखो अपना, जो भी है, बस आप बस कह दें कि भाई 1 से 2 जो है मैं फोन कॉल अटेंड करूंगा, इसके बाद मुझे कोई फोन ना किया जाए, तो एक टाइम रखो बाकायदा उसका। ठीक हो गया। जी सर। तो बैरियर से मुराद क्या है, वो गलतियां जो टाइम वेस्ट करती हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, ये वो टेक्निक है जिनसे हम अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं। शाबाश। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ये जस्ट हमने पढ़ लिया है, इसका इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दें इसको, ये आगे हम पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में जाके। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में सिंपल वही बात आती है कि भाई नए आइडियाज आने चाहिए, नए प्रोडक्ट मार्केट ढूंढो, नए तरीके की जो है कुछ नया करो, कुछ नया करो। जरा ये 7 पॉइंट पढ़ें। सर हो गए सर, पढ़ ली। पढ़ लिया, क्लियर है। यस सर। यस सर। अगली स्किल थी कम्युनिकेशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि भाई एक बंदे को हर साइड पे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जूनियर के ऊपर रोब झाड़ता रहे, सीनियर के सामने टांगे कांपना शुरू हो जाए। उसको तमाम डायरेक्शन में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। हॉरिजेंटली से क्या मुराद है, ऊपर नीचे, ये दाएं बाएं, मतलब अपने साथ वाले जो पियर्स सेम हैं, हाँ सेम सेम लेवल लेवल। के ऊपर। वर्टिकल क्या है, ऊपर नीचे, नीचे एम्प्लॉयज, ऊपर सीनियर मैनेजर। और इस तरह डाउनवर्ड एंड अपवर्ड वगैरह, डायगनली वगैरह, ये इस तरह की जो होती हैं कि आप यस अपने सर। सीनियर से दूसरे डिपार्टमेंट के, तो इस तरह की यस जो सर। कम्युनिकेशन है हर हाल में आनी चाहिए। पर्पस क्या होता है, सपोर्ट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट प्लान, कम्युनिकेट गोल, जनरेट आइडियाज, इंफॉर्मेशन गैदर करना और मैनेज रिलेशनशिप। तो यस सर। कम्युनिकेशन नॉर्मली इसलिए यूज होते हैं, इसके अलावा कोई ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना क्यों जरूरी है बेटा, मैंने अभी बताया था आपको, इंफॉर्मेशन क्यों यस चाहिए। सर। ताकि कोई, अगर कोई चीज हम, कोई कमी हमारे अंदर, तो उसको पूरा कर सके क्या बात, किसी जगह पे। डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉपर वर्ड याद रखें, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन जरूरत है। यस सर। तो कितने तरीकों से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, एक लिसनिंग से, मतलब आप सुन के ले सकते हैं, देख के ऑब्जर्व करके ले सकते हैं, और इस तरह इंटरव्यूज करके लोगों से पूछ के भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लिसनिंग नॉर्मली किस लिए यूजफुल होती है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, फीडबैक वगैरह लेना, इश्यूज वगैरह को इन्वेस्टिगेट करना, और इस तरह पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट वगैरह जो है, रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करने में लिसनिंग की जो स्किल है वो ज्यादा बेहतर यूज होती है। यस ऑब्जर्वेशन की सर। स्किल कहाँ से यूज होती है, किसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, ऊपर खड़े होकर देख लो कि ये प्रोसेस कैसा होता है। इसी तरह बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोसेस देखना कि कहाँ पे डिले हो रही है, कहाँ पे लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, वगैरह वगैरह।
इंटरव्यूज वगैरह किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? बाजुकात एग्जाम्पल जो है वो जॉब कैंडिडेट, स्टाफ वगैरह एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 3 है, कौन से? लिसनिंग, ऑब्जर्विंग और इंटरव्यू। क्लियर है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब इंटरव्यू की मजीद आगे एक सब टाइप है, वो कहते हैं कि एक इंटरव्यू इफेक्टिव कब होगा। वो कहते हैं कि इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो अडॉप्ट की जाए। कौन सा? सबसे पहले एजेंडा प्लान किया जाए। कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है तो आपको पता हो कि बात क्या करनी है उसमें, तो एजेंडा होना चाहिए कि जी आज हमने फलाना इशू डिस्कस करना है। एजेंडा से मुराद वो इशू जिसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रिपेयर एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने कि भाई इस एजेंडे के ऊपर हमने आज सोल्यूशन लेके उठना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करें, कंडक्ट द इंटरव्यू, लोगों के मशवरे लें, उनको मशवरे दें, उनसे बातें पूछें और एट द एंड क्लोज करके कोई कंक्लूजन निकाल लें कि भाई इसका सोल्यूशन, इस एजेंडे का सोल्यूशन हमने ये निकाला है। तो ये एक इफेक्टिव इंटरव्यू की टेक्निक है, स्टेप्स है। ठीक हो गया? जी सर, हो और गया ठीक। चौथा मेथड है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनियर्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फिजिकल क्लासेस ली हैं किसी कॉलेज से? यस सर। वहां पे इवेल्युएशन हुई है आपकी? मतलब क्लास के अंदर टीचर की इवेल्युएशन होती है, वो एक देते हैं कि आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, और वो क्या आपको टीचर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्या टीचर प्रैक्टिकली चीज़ों को रिलेट करता है नहीं करता, एग्जाम्पल देता है नहीं देता, इस तरह का कभी देखा है? यस सर, हुआ है हुआ है। अच्छा, क्लास में। पीसीएससी का आपने फीडबैक दिया है क्या आपकी वेबसाइट पे? नहीं, अभी नहीं सर। अभी नहीं दिया। पीसीएससी 1 करेंगे उसका फीडबैक देंगे, वो भी ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा भी हो ठीक है सकता है सर। कि आपके पास कोई पीटीसीएल या मोबाइल यूज़ करते हैं और आपने वहाँ पे कॉल किया और उसके बाद मैसेज आ गया हो कि क्या आप हमारी सर्विस से मुतमईन हैं कि नहीं है, यस और नो का आंसर दें, ऐसा होता है? यस सर, यस सर। तो बेटा वो क्या होता है, वो क्वेश्चनियर्स होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं सही जो है। वो आपसे पूछते हैं वो इंफॉर्मेशन पूछते, लेने के लिए। यस सर। शाबाश। उनको इस चीज से आगे ये समझ पता सर। चलता है कि क्या उनकी सर्विस अच्छी है कि नहीं है। अगर तो सर्विस अच्छी है तो मजीद इंप्रूव करें, अगर सर्विस बुरी है तो उसको चेंज करें, डिसीजन लेने यहाँ कोई। यस सर। ठीक हो गया? तो उसकी ठीक क्वेश्चन है। के एग्जांपल्स वगैरह क्या है, वो कहता है सर्वेज वगैरह जो होते हैं बला बला। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब चंद एक क्वेश्चन यस होते हैं, सर। आप किसी से आप पूछ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनका रिस्पांस रेट लो होता है, बाज़ औक़ात हम रिस्पांस ही नहीं करते, हम तकलीफ ही नहीं यस सर। करते कि हम यस लिख के भेजें या नो लिख के भेजें, बस ठीक है दफा करो, ये फॉर्मेलिटी है, बात खत्म। समझ आ गई? यस सर। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक है। तो भैया जी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब 4 हो गए, कौन से? लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और क्वेश्चन। इंटरव्यूज, क्वेश्चन आर। शाबाश। लिसनिंग किस लिए यूजफुल है, ये वाले 4 पॉइंट। ऑब्जर्वेशन किस लिए, यस सर। ये है। और इफेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप्स क्या है? 5 स्टेप हैं, ध्यान में रखें, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चनएयर जी क्या सर। है, हमें पता है कि क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होने एडवांटेज। चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। अगली लास्ट स्किल है निगोशिएशन की, और नहीं सेकंड लास्ट निगोशिएशन। भैया हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे छोड़ दें। कोचिंग और मेंटोरिंग हम इंशाल्लाह कल करेंगे, बड़ी डिटेल में मैं आपको इसके ऊपर बात करूंगा। तो हम समराइज ठीक है करते सर। हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और देखते हैं कि क्या हमारे ठीक है जहन सर। में कुछ मौजूद है कि नहीं है। बेटा आज हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया। ये सही है आप सर। कह रहे थे कि बड़ा या लेंथी है चैप्टर, मैंने तो नहीं कहा। पता नहीं कोई कह रहा था कि सर वो बहुत लेंथी है पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर। ये हमने आधा चैप्टर कर लिया, मतलब 5 नंबर हमारे इसी में से आने वाले हैं, आप देखना। तो सही भैया है सर। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, स्किल्स ये ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल्स। और उनकी एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। यस सर। यस अगर सर। हम अपनी चेकलिस्ट में बात करें तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और मैनेजमेंट स्किल्स स्किल्स पढ़ लिए, पढ़ ली। ये वैसे छूट गई। टाइलर फोर्स, लो जी 4 टॉपिक पीछे रह गए हैं, इसके दो, इसके दो, इसके, तो ये हमारे 3 दिन की मारे इंशाल्लाह चैप्टर खत्म। तो लेकिन बेटा थ्योरी है, लगती इतनी आसान है, लेकिन आप रिवाइज जब तक नहीं करेंगे, याद नहीं करके आएंगे, ये आपके पास रिटेन नहीं होगी। तो पहले कल मैं आपसे ये चीजें सुनूंगा, फिर इंशाल्लाह हम जी सर। आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया बेटा? ठीक है सर। ठीक है सर। चलें जी, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मिलते हैं सर, कल की क्लास में सर, जी बेटा। सर, सवाल पूछना था एक। सर, वैसे मैं सवाल 2 चैप्टर से है। जी जी पूछे हैं, आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। सर, ये 2 चैप्टर में जो मिड में ना इकोनॉमिक का
मतलब हिस्सा है थोड़ा-सा। ठीक है, वो समझ गया, पूछे, पूछे। वो मेरे दोस्तों को जो प प पढ़े थे ना, तो उनको छुड़वा दिया था कि वो पेपर में नहीं आता। ना, ना बेटा, ना, ना, ना। कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? नहीं सर, वो माइक्रो मैक्रो पूरी इकोनॉमिक्स ही है, पूरी छुड़वा दी? माइक्रो मैक्रो। यस सर, जो है ना वो मतलब प 15 पेज तो होंगे, 14-15 पेज इतने तो हैं। नहीं बेटा, ये सबसे बड़ी गलती है। उसको असल में रोला ये है बेटा कि वो जो चीज है वो है सीक्वेंस में। जी सर, पहले है नंबर से सीक्वेंस में। चीज स्टार्ट होती है, एंड तक जाती है। सीक्वेंस बनाना नहीं आता टीचर्स को, रोला ये। मैं आपको बताता हूँ क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अंदर मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ, आप जरा अपने जाके उस दोस्त को दिखाइएगा या बुक से पढ़िएगा कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है इकोनॉमिकल सर। फैक्टर होते हैं, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा यस सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक एस्पेक्ट है जिसने डिस्कस किया है, वो है इकोनॉमी पॉलिसी। इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इन दो पार्ट्स को इकट्ठा करके इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है। एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो है जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं, जिसमें टैक्स वगैरह और ये चीजें आती हैं। ओके, ये आप बस आप अभी देखते जाए। इकोनॉमिक पॉलिसी के चार ऑब्जेक्टिव हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल प्राइसेस, फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर चार तरीकाकार बताए गए हैं मेजर करने के। कौन सा था? इनपुट मेथड, सॉरी आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच। चार अप्रोच बताई गई हैं। इसके अंदर ये डेफिनेशन कहता है कि ये भी डेफिनेशन कहता है, इसका सिर्फ एक फार्मूला है। कौन सा? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। माइनस मैम। बस एक्सपेंडिचर अप्रोच इकोनॉमिक का पॉलिसी का इतना है। ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबल प्राइसेस के अंदर एक चीज आती है इन्फ्लेशन, उसका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बस फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आती है। बस याद है वो ट्रांजिशनल, फ्रिक्शनल, सीजनल। यस सर, यस सर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट और कैपिटल मूवमेंट। ये दो टॉपिक है। बस ये है भैया जी मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर। और माइक्रो के अंदर कुछ सिर्फ डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन है, इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। इन इलास्टिक डिमांड यस क्या सर। होती है, कॉस्ट का क्या मतलब है, मोनोपोली क्या चीज है, ये चीजें। यस सर। तो ये ठीक क्या है। है इसके अंदर, हम क्यों इतना मुश्किल बनाया है इसको? ये सारा कुछ कनेक्टेड मुश है कि नहीं है? यस सर। मुश्किल तो कोई नहीं कह रहा, वैसे मैं वो उसने सर ने छुड़वाया तो मैं इसलिए आपसे तो बेटा पूछ रहा इसलिए था। छुड़वा दिए जाते हैं कि ये सीक्वेंस नहीं बनता। जो ये सीक्वेंस बना हुआ है आपके सामने, ये नहीं बन पाता, बच्चों को समझ नहीं आती। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और इसको भी ठीक है करेंगे। सर। क्यों छोड़ें इसको हम? ठीक है सर। इसको नहीं छोड़ना भाई, इसने हमारी पुप्पी मारी है। चले, तो अल्लाह ताला आपको इस ज़बान में रखे। कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।